गुरमीत सिंह जी, मैं हार्दिक स्वागत करता हूं, आपका अभिनंदन करता हूं माननीय राज्यपाल जी का। बहुत बहुत अभिनंदन आपका। हमारे कार्यक्रम के मुख्य अतिथि माननीय राज्यपाल जी सभागृह में उपस्थित हो गए हैं, मैं उन्हें सादर प्रणाम करता हूं। राष्ट्रगान के लिए अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्छल जलधि तरंगा, तब शुभ नामे जागे तब शुभ आशीष मांगे, गाहे तब जय गाथा, जनगण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता, जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। हम आज के इस सरस्वत समारोह का शुभारंभ दीप प्रज्वलन से करेंगे। ज्ञान का प्रकाश आलोकित हो, इसी भाव से मैं माननीय राज्यपाल जी से, माननीय मुख्यमंत्री जी व संत वृंद आचार्य प्रमोद कृष्ण जी, पूज्य मुनि चिदानंद जी से आग्रह करता हूं, कृपया दीप प्रज्वलित करें। हम सब लोग अंधकार से प्रकाश की ओर चलें, इस भाव से हम किसी भी शुभ आयोजन का शुभारंभ दीप प्रज्वलन करके करते हैं। उसी क्रम में यहाँ यह दीप आलोकित हो रहा है। हमारे मध्य में वरिष्ठ समाजधर्मी पूर्व मुख्यमंत्री, पूर्व राज्यपाल आदरणीय भगत सिंह कोश्यारी जी भी उपस्थित हैं और इस सभागृह में आप सबकी उपस्थिति हमें ऊर्जा प्रदान कर रही है और इस साहित्यिक आयोजन को एक गरिमा प्रदान कर रही है। पुनः आप सबका हार्दिक अभिनंदन। मैं आग्रह करता हूं रूपा पब्लिकेशंस के श्री दिवाकर घोष से, वे एग्जीक्यूटिव एडिटर हैं रूपा के, वो माननीय राज्यपाल जी लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह जी का स्वागत करेंगे। दिवाकर जी। माननीय राज्यपाल जी का स्वागत करते हैं। माननीय राज्यपाल जी, आपकी उपस्थिति हमें ऊर्जा प्रदान कर रही है। अंगवस्त्र और ये साहित्य, दिवाकर जी, माननीय राज्यपाल जी को आप साहित्य के द्वारा हम स्वागत कर रहे हैं ताकि पुस्तकों के माध्यम से सत साहित्य का प्रचार हो। माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर जी के स्वागत के लिए मैं लेखिका संभावना से आग्रह करता हूं, कृपया स्वागत करें माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी का। यह पुस्तक बड़ा अध्ययन करके उसने लिखी है और ये इस पुस्तक में से 50 सूत्र वाक्य निकालकर अलग से एक टेम्पलेट बनाया है संभावना ने।
पूज्य मुनि चेतानंद जी महाराज के स्वागत के लिए मैं आग्रह करता हूं दिवाकर जी से। आइए, पूज्य गुरुदेव का स्वागत कीजिए। साहित्य भी पूज्य गुरुदेव को साहित्य भी आप पूज्य आचार्य प्रमोद कृष्ण जी के स्वागत के लिए मैं संभावना जी से आग्रह करता हूं। संभावना जी, हाँ। पूज्य आचार्य जी का बहुत आशीर्वाद है। आपका अभिनंदन गुरुदेव। और आज के इस कार्यक्रम के केंद्र बिंदु लेखिका संभावना पंत के स्वागत के लिए मैं दिवाकर जी से आग्रह करता हूं। साहित्य भी ले आइए। आज की उत्सव प्रतिमा लेखिका संभावना पंत। मैं उनसे आग्रह करता हूं आए और अपना लेख्य वक्तव्य दें। लेखिका संभावना पंत। मलाल है मगर इतना मलाल थोड़ी है, मलाल है मगर इतना मलाल थोड़ी है, ये आंखें रोने से थोड़ी ना लाल है। जब हम हार कर भी हंसते रहे तभी कुछ है, जीत कर हंसना क्या कोई जमाल है। A very auspicious good morning to today's chief guest, Honorable Governor of the state, retired Lieutenant General Sri Gurmeet Singh Sir. Respected Chief Minister of the state, Sri Pushkar Singh Dhami Sir. Today's guest of honor, Sri Kalki Pithadhishwar Sri Acharya Pramod Krishna Maharaj and Pujya Swami Sri Chidanand Maharaj Ji. All the notable change makers, all the guests, dear media personalities, Maltrishakti, my young fellows, and little children as the future of this planet, and whosoever we present over here, a very auspicious good morning and Yathachit Namaskar Pranam Ram Ram. Today we are merely not inaugurating a book, but we are unveiling a manifesto of our visionary leader, his ethical leadership and transformative action that converges to shape leadership and also the 50 years journey of our Chief Minister. I would like to inform you all that this book is dedicated to the revered memory of our Chief Minister's father, memory late Sri Subedar Sher Singh Dhami sir. Dear friends, I would like to inform you all that this book is more than a biography, cause it is a literary exploration of how moral courage, strategic foresight, and civic responsibility converge to shape leadership that resonates locally and globally. यहाँ पर बैठे हुए प्रत्येक व्यक्ति विशेष के प्रति हार्दिक श्रद्धा। माननीय राज्यपाल महोदय की गरिमामयी इस आयोजन को गौरव
दिव्य विचार और मर्यादा की दिव्य अनुभूति करा रही है। मैं पूज्य संतों का सानिध्य हम सभी को प्राप्त है। विचार धर्म साधना से सुसज्जित आपका जीवन आध्यात्म को समर्पित है। आप लोगों ने इस आयोजन में पधार कर हमें गौरवान्वित महसूस कराया है। मैं विशेष रूप से आभारी हूँ। आज के इस विमोचन समारोह के न्यूक्लियस वी कैन से दैट केंद्रीय विषय हमारे लोकप्रिय व ऊर्जावान मुख्यमंत्री आदरणीय श्री पुष्कर सिंह धामी जी। आपका व्यक्तित्व उत्तराखंड की शाश्वत स्थिरता, गंगा की अविरल करुणा की भांति ही शांति और साहस, स्थिरता और दूरदर्शिता का अनूठा संगम है। जहां पुष्कर निर्मलता और ह्यूमन सेंट्रिक विजन का प्रतीक है, तो वहीं सिंह अर्थात साहस और जागरूक नेतृत्व की जीवंत मिसाल है। संभव है कि आपके नाम और आपके काम के मध्य का यही संतुलन आपको उत्तराखंड के विजनरी आर्किटेक्ट के रूप में रिफ्लेक्ट करता है। दोस्तों, बताना चाहूंगी कि जब मैं इस जीवन वृत्तांत का संकलन कर रही थी, तो जैसा कि अनुशासित वातावरण अभी माननीय राज्यपाल महोदय के माध्यम से हम देख रहे हैं कि सैन्य परिवार का अनुशासन कैसा होता है, तो एक सैन्य पृष्ठभूमि से होते हुए मैंने भी आभास किया कि आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय के पिताश्री स्वर्गीय श्री शेर सिंह धामी जी ने अपने जीवन में अनुशासन, करुणा और कर्तव्य निष्ठा की जो मिसाल कायम की, वह न केवल एक सैनिक के रूप में, सच्चे राष्ट्रभक्त के रूप में, बल्कि परिवार के एक आदर्श मार्गदर्शक के रूप में भी अनुप्राणित उदाहरण है। पिता के इस संयमित जीवन और अनुशासित जीवन शैली ने ही माननीय मुख्यमंत्री महोदय के व्यक्तित्व में भी कर्तव्य निष्ठा, नैतिकता, स्थिरता और दूरदर्शिता के साथ ही रणनीतिक विवेकशीलता के बीज अंकुरित किए हैं। यही कारण है कि आज आपकी जन लोकप्रियता, नीतिगत निष्ठा और राजनीतिक प्रासंगिकता उत्तरोत्तर विकास के नित नए आयाम स्थापित करते हुए दूरदर्शी बनी हुई है। महोदय, आपकी इस दूरदर्शिता को स्पष्ट करने के लिए मैं विशेषकर आपका ध्यान आपके विश्वविद्यालय लखनऊ विश्वविद्यालय की ओर आकर्षित करना चाहूंगी। जब आप लिखते हैं, दूर जाना मत पूछो कितनी दूर जाना, मत रोको बहुत दूर है मेरा ठिकाना। जब कभी किसी पुस्तक का लोकार्पण होता है, कहानी, नाटक या काव्य संग्रह का विमोचन होता है, तो महज एक पुस्तक का विमोचन होता है। परंतु जब किसी जीवन वृत्तांत का विमोचन होता है, तो न केवल एक व्यक्ति के पुस्तक का, बल्कि उस व्यक्ति के समग्र जीवन का विमोचन होता है, जिसमें उस व्यक्ति का जीवन का शुक्ल और कृष्ण अर्थात दोनों पक्ष शामिल होते हैं। निसंदेह कहना चाहूंगी कि साहित्य नीम की पत्ती की तरह कड़वा अवश्य होता है, परंतु वह एंटी बैक्टीरियल होता है। अतः यह पुस्तक माननीय मुख्यमंत्री महोदय के बाल्यकाल की नादानियों से प्रारंभ होकर उनका उत्तराखंड के शीर्ष नेतृत्वकर्ता बनने तक के जीवंत कहानी का एक लिखित हस्ताक्षर, वी कैन से दैट रिटन डॉक्यूमेंट है। इसमें आपको माननीय मुख्यमंत्री महोदय का साहस भी मिलेगा और संघर्ष भी, सफलता भी मिलेगी, असफलता भी, राजनीति भी मिलेगी, आदर्श भी, दोस्ती भी मिलेगी, षड्यंत्र भी, यहाँ तक कि इतिहास की रूपरेखा भी मिलेगी और उज्जवल भविष्य की संभावना भी। So what I have written inside of these pages is for your discovery. In place of my summary, I would like to invite you all, please read it for yourself and judge it very transparently. Cause a book truly comes alive in the heart and soul of readers with the help of their own insights, own question and own experiences. इस पुस्तक में कहना चाहूंगी कि ज्यादा अतिरिक्त विस्तार देना किसी भी वस्तुतः पाठकों की स्वतंत्र चिंतन दृष्टि पर अनुचित अंकुश लगाना होगा, क्योंकि सत्य का वास्तविक सौंदर्य तभी उद्घाटित होता है जब वह स्वयं के अनुभवजन्य प्रकाश में प्रस्फुटित हो, न कि बाह्य सीमाओं के व्याख्या में जकड़कर अपने अनंत आयामों और मौलिक प्रकाश से विरत हो। अतः अंत में यह कहते हुए अपने शब्दों को विराम देना चाहूंगी कि माननीय मुख्यमंत्री जी, आपके मल्टी डायमेंशनल लीडरशिप, गंगा से अविरल
हो, जिसमें कृष्ण की नीति, चाणक्य की कूटनीति, भीष्म की प्रतिज्ञा, अर्जुन की एकाग्रता का संगम सतत प्रवाहित होकर उत्तराखंड को समृद्ध व भारत को सुसंस्कृत व सक्षम बनाने की ओर सदैव दूरदृष्टि व ऊर्जा प्रदान करता रहे। बहुत आभार, बहुत धन्यवाद। धन्यवाद संभावना जी। आप इतना काव्यात्मक वक्तव्य दे रही थी कि लगता है समय रुक जाएगा, परंतु समय की मर्यादा, इसलिए हम इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। अब वह क्षण आ गया जिसके लिए हम सब एकत्र हुए हैं। मैं माननीय राज्यपाल जी, माननीय मुख्यमंत्री जी, आचार्य प्रमोद कृष्ण जी, मुनि चिदानंद जी, लेखिका और दिवाकर जी से आग्रह करता हूं, कृपया मंच पर आ जाएं। हम इस पुस्तक का विधिवत लोकार्पण करेंगे। आइए। आप सबसे आग्रह है, कृपया। बहुत बहुत आभार माननीय राज्यपाल जी। इस पुस्तक की अंग्रेजी और हिंदी में हमने मानार्थ प्रतियां बाहर रखी हैं। आप सब एक एक प्रति अपने साथ ले जा सकते हैं, किसी एक भाषा की एक प्रति, या हिंदी या अंग्रेजी। बाहर आपको निशुल्क मानार्थ प्रति उपलब्ध है आपके लिए। अवश्य लेके जाएं, पढ़ें और माननीय मुख्यमंत्री जी के यशस्वी लोक जीवन की आपको उससे झलक मिलेगी। कल की पीठाधीश्वर पूज्य आचार्य श्री प्रमोद कृष्ण जी महाराज आध्यात्मिक चेतना से अनुप्राणित विभूति हैं, जो सनातन व भारतीय विचारों के लिए प्रख्यात हैं। समाज में भारतीय मूल्य विकसित करने के लिए आप कृत संकल्पित हैं। अपने आशीर्वाद से वे हमें समादरित करें, मैं उनसे साग्रह निवेदन कर रहा हूं। आचार्य प्रमोद कृष्ण जी महाराज, अपने आशीर्वचन के लिए मैं उन्हें स्वागत कर रहा हूं। हम सब जानते हैं कल की धाम में एक बहुत विराट मंदिर का निर्माण कर रहे हैं, जो संभवतः 2028 तक पूर्ण होगा। आइए गुरुवर। उत्तराखंड के माननीय राज्यपाल महोदय और उपस्थित सभी गणमान्य महानुभाव, मैं श्री कल्की धाम से आया हूं। श्री कल्की धाम, जहां पिछले वर्ष भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने भगवान के होने वाले अवतार
के धाम का अपने कर कमलों से शिलान्यास किया। कल्कि धाम से आकर के मैं वहां आया हूं जहां की पवित्र भूमि पर 5 धाम स्थापित हैं। अब आप सोच रहे होंगे मैंने ये 4 धाम को 5 धाम क्यों कहा। ये देवभूमि है। 4 धाम के विषय में सब जानते हैं, लेकिन मैं सनातन की रक्षा करने वाले दशम गुरु गोविंद सिंह जी की तपोस्थली हेमकुंड साहिब को भी 5वां धाम मानता हूं। अब जहां 5 धाम स्थापित हैं, स्थित हैं, वहां के यशस्वी, लोकप्रिय, कर्मठ, न्यायप्रिय और सादगी से ओतप्रोत नेतृत्व के रूप में आज पुष्कर सिंह धामी जी के जीवन पर आधारित पुस्तक का जो विमोचन हुआ है, हिमालय की जीवंत ऊष्मा। मुझे याद है कुछ दिनों पहले जब धामी जी पहली बार मुख्यमंत्री बने तो मैं संभवतः देवभूमि के किसी जिले में था। उस समय मैं कांग्रेस पार्टी के साथ था और कांग्रेस पार्टी का 1 पॉइंट एजेंडा था कि उन राज्यों के मुख्यमंत्री को टारगेट किया जाए जिनके दामन पे दाग नहीं है तो लगाना है। आप सब जानते हैं। तो मुझसे एक सवाल पूछा गया। यहाँ की कांग्रेस पार्टी विधानसभा में मुख्यमंत्री जी का विरोध कर रही थी और मैं उस समय ऑफिशियली पॉलिटिकल एडवाइजर भी था। भारत के तत्कालीन गृह मंत्री जो राजनाथ सिंह जी हैं, उनके खिलाफ लोकसभा चुनाव लखनऊ से भी लड़ चुका था। तो मुझसे सवाल किया गया कि ये हो रहा है विधानसभा में, आप क्या कहना चाहते हैं। मैंने कहा कि मैं और ये बात आज नहीं, ये बात तब की है जब मैं कांग्रेस पार्टी का एक जिम्मेदार पदाधिकारी भी था। तो मैंने कहा कि भाई मैं किसी मुख्यमंत्री के खिलाफ इसलिए नहीं हो सकता हूं कि वो विरोधी दल के हैं या विरोधी पार्टी के हैं, और मैं पुष्कर सिंह धामी के खिलाफ अनर्गल बयान नहीं दूंगा क्योंकि मैं साधु के खिलाफ बयान नहीं दे सकता। और शायद उस स्टेटमेंट को उस समय पुष्कर सिंह धामी जी ने और तमाम कैबिनेट ने पढ़ा भी था, देखा भी था। दिल्ली से बहुत नाराजगी व्यक्त की गई और मुझसे कहा गया कि उस बयान का खंडन कर दीजिएगा, खेद प्रकट कर दीजिएगा। और ये बात मैंने इसलिए कही है कि यहां एक ऐसा व्यक्तित्व उपस्थित है, एक ऐसी शख्सियत जिन्होंने प्रतिभाओं को पुष्पित पल्लित करने का काम किया। मैं आदरणीय भगत सिंह कोश्यारी जी को प्रणाम निवेदित करना चाहता हूं। राजनीति में अक्सर देखा जाता है कि प्रतिभाओं का दमन करने की एक परंपरा रही है, और लेफ्टिनेंट जनरल साहब यहां उपस्थित हैं, गुरमीत सिंह जी, जिस शिद्दत से उन्होंने राष्ट्र की सेवा की है और उनका जो ये बेबाक अंदाज है, वो मुझे अभी देखने को मिला जब उन्होंने महामहिम जैसे पद पे रहते हुए कहा कि ताली जोरदार बजनी चाहिए। पुष्कर सिंह धामी जी के जीवन पर एक राष्ट्रभक्त परिवार में वो जन्मे, लेकिन उनके जीवन में जो मैंने देखा और जो मैंने अपना स्टेटमेंट दिया कि मैं किसी साधु के खिलाफ नहीं, तो मुझसे कहा गया कि पुष्कर सिंह धामी को आपने साधु कैसे कह दिया। तो मैंने कहा जो सत्य को सरलता से, सादगी के साथ सहर्ष स्वीकार करता हो वो साधु है।
साधु होना पोशाक का विषय नहीं है, साधु होना तिलक लगाने का विषय नहीं है, साधु होना शास्त्र को कंठस्थ करने का विषय नहीं है। शास्त्रों में कहा गया है न क्रिया कृत न अपेक्षनात ज्ञानवत, कि भगवान जो है किसी क्रिया का, कृत का, अनुष्ठान का, विधि का, विधान का मोहताज नहीं है। न क्रिया कृत न अपेक्षनात ज्ञानवत, जो सत्य को सरलता से, सुगमता के साथ, सहजता और सादगी के साथ सहर्ष स्वीकार कर ले, वो साधु है। और ये सारे गुण, सादगी देखनी हो तो पुष्कर सिंह धामी में देखो। एक सामान्य परिवार से निकल करके इस देवभूमि की सेवा करना, और मैं तो संभावना पंत को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं, शुभाशीष देना चाहता हूं। उम्र में बहुत छोटी है, युवा लेखिका है, पर इस पुस्तक को मैंने थोड़ा सा पढ़ने का प्रयास किया। वो कुछ दिन पहले श्री कल्की धाम आई थी बच्ची, तो जब तिथि निश्चित नहीं हुई थी, लेकिन जैसे ही उन्होंने मुझे पुस्तक दिखाई और मैंने एक दो पन्ने पलटे, मैंने वचन दिया था कि जब भी इस पुस्तक का विमोचन होगा संभावना, मैं जरूर आऊंगा। और आज मैं संभावना पंत को इस पवित्र मंच से, इस पावन धरा पर, पावन धरा को नमन करते हुए मैं संभावना पंत को बहुत आदर के साथ संभावना पंत जी कह के संबोधित करना चाहूंगा। क्योंकि वित्वं चे नृप्तं चे नैव तुल्यम कदाचेन स्वदेशे पूज्यते राजा विद्वान सर्वत्र पूज्यते। जिस बेबाकी से, जिस साफगोई से उसने अपने विचारों को अभिव्यक्त किया है, उसको बधाई। रूपा पब्लिकेशन, प्रभात पब्लिकेशन को बधाई। और यहाँ आए सभी गणमान्य अतिथि, खासतौर से हमारे पूज्य चिदानंद मुनि जी, स्वामी ऋषिश्वरानंद जी महाराज, उन सबको मैं हृदय से उनका नमन वंदन करते हुए आप सभी लोगों को इस शुभ अवसर पर बधाई देता हूँ। अपनी वाणी को विराम देने से पहले दो पंक्तियां आपके श्री चरणों में निवेदित करना चाहता हूँ कि सांस का हर सुमन है वतन के लिए। ये उत्तराखंड की जो भूमि है, शौर्य की भूमि है, तप की भूमि है। माननीय राज्यपाल जी महोदय, आपके आने से इस उत्तराखंड की भूमि का शौर्य और गौरव और बढ़ गया है। ये तप की भूमि है। एक बहुत पुरानी फिल्म थी राम तेरी गंगा मैली, मुझे जो प्रभावित किया, उस समय में ज्यादा बचपन से निकल के ही युवा अवस्था में आया था, तो उसमें धामी जी एक गीत था, और उस गीत को मैंने जब समझना और गुनना शुरू किया, ये बात कोई भाषण की नहीं है, यहां तुम साक्षात्कार का विषय है। हम लोग कोई औपचारिकता निभाने के लिए नहीं आए, हम कई सौ किलोमीटर चल के आए हैं। हमें भी मालूम था कि 10 मिनट में सब हो जाएगा, 15 मिनट में हो जाएगा, फिर चाय पिलाएंगे महामहिम राज्यपाल जी हमको और बिस्किट भी खिलाएंगे, ये सब ठीक है, बट इसलिए नहीं आए हैं। इसलिए ये भावनात्मक पल है। और जब संभावना बोल रही थी तो मुख्यमंत्री जी की जो अंदर की जो भावनाएं थी, जब उनके परिवार का जिक्र हो रहा था, उनके स्वर्गीय पिताजी का जिक्र हो रहा था, तो मैं उसको महसूस कर रहा था। तो उस राम तेरी गंगा मैली में एक गीत था, उसमें दो पंक्तियां थी मुख्यमंत्री जी कि झरने तो बहते हैं, झरने तो बहते हैं, कसम ले पहाड़ों की जो कायम रहते हैं। मुझे नहीं पता कि इस गीत के मर्म को कितने लोगों ने समझा होगा, लेकिन ये उत्तराखंड की जो धरती है, ये वंदनीय है, पूजनीय है। मैं इसको नमन करता हूं, प्रणाम करता हूं। अपनी वाणी को विराम देने से पहले आप सबको एक बार श्री कल्की धाम आने का निमंत्रण देता हूं, सबको बधाई देता हूं, और दो पंक्ति के साथ अपनी वाणी को विराम दूंगा कि सांस का हर सुमन है वतन के लिए, जिंदगी ही हवन है वतन के लिए। मैं ये पंक्तियां पुष्कर सिंह धामी जी को और यहाँ के माननीय राज्यपाल जी को समर्पित कर रहा हूँ, सारी ऑडियंस को समर्पित कर रहा हूँ, उत्तराखंड की भूमि को समर्पित कर रहा हूँ। सांस का हर सुमन है वतन के लिए, जिंदगी ही हवन है वतन के लिए, कह गई फांसियों में फंसी गर्दने, ये हमारा नमन है वतन के लिए, ये हमारा नमन है वतन के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। ओम शांति ही शांति शांति। हार्दिक आभार गुरुदेव, आपके आशीर्वचन से हम लोग लाभान्वित हुए।
विश्वविख्यात आध्यात्मिक विभूति परमार्थ निकेतन के परमाध्यक्ष पूज्य मुनि चिदानंद जी महाराज सेवा, सद्भाव और पर्यावरण संरक्षण तथा मानवता के उत्थान के प्रबल पक्षधर हैं। स्वच्छ गंगा अभियान, वृक्षारोपण तथा समाज जीवन में नैतिकता और राष्ट्रीयता के विस्तार के लिए आप सतत कर्मशील हैं। मेरा सौभाग्य है कि उनका वर्षों से आशीर्वाद मुझे प्राप्त होता रहा है। मैं भाव सम्मान के साथ पूज्य मुनि महाराज जी को आशीर्वाद के लिए आमंत्रित करता हूँ। आइए गुरुदेव। हम सब जानते हैं ऋषिकेश में जो गंगा आरती होती है वो विश्व प्रसिद्ध है। लोग दूर दूर से उसको देखने आते हैं। वो पूज्य आचार्य श्री का कर्तृत्व है। आइए गुरुदेव। असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतं गमय। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। शूरता और संयम की धरती उत्तराखंड मेरे लिए, क्योंकि मैं बहुत छोटा सा था, बचपन में 10 साल का था मैं आया, आज मैं 74 में आ गया, तब से लेकर आज तक मैंने जो पाया, मैंने जो देखा, ये हम सबका सौभाग्य है कि हम उत्तराखंड में हैं। सच्ची। The people come to me from all over the world. Last night we were discussing. Many people were there from different countries and different nations. मैं उनके भावों को जब पढ़ रहा था, अभी उनको 3 ही दिन हुए थे यहाँ आए हुए, मैं बाहर था, मैं कल आया बाहर से रात, तो जब मैं उनके साथ थोड़ी देर बैठा, क्योंकि आज मुझे फिर वापस बाहर जाना है, केवल इसी कार्यक्रम के लिए मैंने एक दिन निकाला, क्योंकि अपनी छोरी संभावना, पंत जी का प्रेम, पंत जी का प्यार, और उस वजह से, और पंत जी से सबसे पहला मेरा परिचय हमारे आदरणीय बड़े तपस्वी हमारे हिमालय के श्री कोश्यारी जी ने ही कराया था। तब उस छोरी की बात आई, जब आई तो मुझे लगा नहीं, अपनी छोरी की बात है, चलना पड़ेगा। और फिर बात थी हिमालय की जीवंत ऊष्मा की। जब मैंने नाम देखा, मैंने प्रोग्राम चेंज किया, कैंसिल किया, मैं कि एक दिन के बाद विदेश, मैं आज शाम को ही यहाँ से सीधे एयरपोर्ट जा रहा हूँ और जाना है, लेकिन बात थी आपकी। सो मैंने जो देखा है आदरणीय गवर्नर साहब, आपके लिए तो मैं शब्दों में नहीं बोल सकता, मेरी आत्मा बोलती है आपके लिए। ये उत्तराखंड का सौभाग्य है कि आप यहां पर हैं। उत्तराखंड की धरती को ऐसे गवर्नर मिले हैं। सभी समक्ष बैठे आदरणीय वृंद, समय की मर्यादा है, मातृशक्ति, मेरी प्यारी बहनों और भाइयों, और पूज्य संत वृंद, जिंदगी केवल न जीने का बहाना, जिंदगी केवल न जीने का बहाना, जिंदगी केवल न सांसों का खजाना। मिली है, क्या हाल है, बस कट रही है। जिंदगी काटने के लिए नहीं है, न कटने के लिए है।
जिंदगी कुछ करने के लिए है। जिसने उसे समझ लिया उसी का जीवन ही जीवंत होता है। जिंदगी केवल न जीने का बहाना, जिंदगी केवल न सांसों का खजाना, जिंदगी सिंदूर है पूरब दिशा का, जिंदगी का काम है सूरज उगाना। पढ़ने वाले क्या समझेंगे, पढ़ने वाले क्या समझेंगे किस तरह कहानी ढलती है। पढ़ने वाले उठाया किताब, उठाया नॉवेल और उसको पढ़ा और पढ़ते पढ़ते सो गए, फिर अगले दिन अगली रात फिर उसे खत्म कर दिया। पढ़ने वाले क्या समझेंगे किस तरह कहानी ढलती है। शायद शायद अनुभव को परिचय हो, बड़ी गहरी लाइन है ये, शायद अनुभव को परिचय हो किस तरह जवानी जलती है। जब व्यक्ति ईमानदारी से जीता है, बुढ़ापे में जवानी की भंगिमा दिखलाना बहुत आसान है। बुढ़ापे में जवानी की भंगिमा दिखलाना बहुत आसान है, लेकिन जवानी को ही किसी ऊंचे लक्ष्य के लिए, ऐसा होता है कि जब जिंदगी बुझने को हो, क्षमा बुझने को हो, बुझने से पहले बहुत कुछ लौ एकदम तेज हो जाती है। तो जब बुढ़ापे में जवानी की भंगिमा दिखलाना बहुत आसान है, लेकिन जवानी को ही किन्हीं जवान लक्ष्यों के लिए समर्पित कर देना, यह आंतरिक ईमानदारी के बिना संभव नहीं हो सकता। इसके लिए ईमानदारी चाहिए, और उसको मैंने खुद टेस्ट किया है कई बार, क्योंकि निकटता है, आना जाना होता है। मैंने कई बार खुद टेस्ट किया है। मैंने कहा देखिए, यदि कहीं कुछ ऐसा ना हो जिसकी वजह से कभी कोई दाग लगे। इस सीट पर आने पर दाग लगना बहुत स्वाभाविक है। परमार्थ है, हम हैं, कभी कुछ ऐसा होगा, सदैव साथ रहेगा, लेकिन कोई दाग ना लग जाए। और मैंने उनकी आंखों में जो विनम्रता देखी है, जैसी साधुता की बात मेरे प्रिय और अभिन्न आदरणीय आचार्य प्रमोद कृष्ण जी ने की है, ये सच है। ये बात अलग है क्रियाशीलता के साथ, स्वभाव में क्रियाशीलता हो, लेकिन निर्णयों में कठोरता हो, लेकिन कटुता ना हो। कठोरता हो लेकिन कटुता ना हो। जब ऐसा होता है ना, तो वहीं साधुता का दर्शन होता है। बात जब जीवंत हिमालय की हो, ऊष्मा की हो, हिमालय फिर जीवंत फिर ऊष्मा, तीनों साथ साथ, और यही जीवन का लक्ष्य है। अच्छा नाम दिया है संघर्षशील। हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी जो कुछ भी करते लोभ के लिए नहीं करते, लोक के लिए करते हैं। लोभ के लिए नहीं, लोक के लिए। और वो भी पूरी शिद्दत के साथ, संघर्षशील होकर, संवेदनशील होकर। और इनकी यात्रा भी मैं देखता हूं, जब दोनों को मिलते हुए देखता हूं, दोनों की आंखों में आंखें डालते हुए देखता हूं, कंधे पर उनका हाथ इनके कंधे पर देखता हूं, तो मुझे लगता है कि उनको भी लगता है कोई ऐसा है मेरे पास जो अपना है। कोई ऐसा है मेरे पास जो अपना है, जो पूरे उत्तराखंडियों को अपना बनाकर बिना भेदभाव के एक दिशा दे सकता है। आसान नहीं है काम, बहुत सारी चुनौतियां होती हैं राजनीति में, बहुत सारे निर्णय लेने पड़ते हैं ना चाहकर भी। लेकिन उन निर्णयों को लेते हुए भी अपनी नियति साफ हो, नियत साफ हो। नियति तो बाद में साफ होती है, लेकिन उससे पहले नियत साफ हो, नीति साफ हो, और फिर नियति को कोई रोक नहीं सकता है। वह पथ क्या, पथिक कुशलता क्या, जिस पथ में बिखरे शूल ना हो, नाविक की धैर्य परीक्षा क्या, यदि धाराएं प्रतिकूल ना हो। मैंने उन प्रतिकूल धाराओं को भी देखा है, मैंने उन नेगेटिव और नैरेटिव घड़ते हुए लोगों को भी देखा है, उन संघर्षों की उस गर्मी को भी देखा है।
लेकिन वो गर्मी आती है थोड़ी देर के लिए, थोड़ा माहौल को गर्म करके फिर वापस शांत हो जाती है। क्यों? क्योंकि हिमालय की जीवंत ऊष्मा जब होती है उसमें एक सच्चाई होती है, उसमें एक ऊंचाई होती है। जब सच्चाई और ऊंचाई का मेल होता है तो फिर उन किश्तियों को कोई नहीं रोक सकता जिनका निगहबान ईश्वर हो। इसलिए मेरे मन में बहुत सारे भाव हैं, क्योंकि मैंने कई तरह से देखा है। नहीं तो मैं बहुत जल्दी, मेरे स्वभाव में क्यों कुछ चाहिए नहीं होता है तो बहुत निकटता बहुत कम बढ़ाता हूं मैं। इतने लोगों से पूरे विश्व में टॉप से टॉप लोग, टॉप से टॉप राष्ट्राध्यक्ष होते हुए भी, टॉप मंचों पर जाते हुए भी एक स्वभाव है कि अपने को अलग रखना। लेकिन जब निकटता बढ़ती है तो अच्छा लगता है कि अगर कहीं पर उस निकटता में लगता है, कभी कभी लगता है कि कुछ लोग आंच पहुंचाने की कोशिश करते हैं, पर मैं कह सकता हूं कि सच्चाई को थोड़े समय के लिए परेशानियों का सामना तो करना पड़ता है, लेकिन सच तो यह है पराजित नहीं होती वो सच्चाई। आज आप भारत के आदरणीय प्रधानमंत्री जी को देख लीजिए, क्या नहीं घड़ा गया उनके लिए, क्या नहीं कहा गया उनके लिए, क्या नहीं किया गया उनके लिए। पूरे विश्व में राष्ट्राध्यक्ष तक कब क्या बोल देंगे कुछ पता नहीं लगता है, लेकिन उस सब के बावजूद कुछ ना बोलना और आगे बढ़ते जाना और देश को आगे बढ़ाते जाना। देश को आगे बढ़ाना, एक होता है मेरे परिवार के लिए मैं कितना बेहतर कर सकता हूं, एक होता है कि मेरे प्रदेश के लिए मैं कितना बेहतर कर सकता हूं, मेरे परिवार के लिए मैं कितना बेहतर कर सकता हूं, दूसरा है मेरे प्रदेश के लिए मैं कितना बेहतर कर सकता हूं। एक होता है व्हाट फॉर मी, एक होता है व्हाट थ्रू मी। ये उत्तराखंड की धरती है, इसी के मंत्र हैं ये, इदं नमम, व्हाट फॉर मी, दूसरा है व्हाट थ्रू मी। एक होता है इफ नॉट फॉर मी देन व्हाई मी एंड हु बॉदर्स हु केयर्स, बट इफ व्हाट थ्रू मी, आप सच मानिए पूरी जिंदगी नहीं, पूरा प्रदेश भी नहीं, पूरा देश ही थ्रू हो जाता है। आज पूरा प्रदेश और पूरा भारत अगर आगे बढ़ रहा है तो भारत में हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी और हमारे प्रदेश में हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी हैं। भगवान करे इनकी सरलता, इनकी सजगता इसी तरह बनी रहे, निर्णयों में कठोरता हो लेकिन कटुता ना हो। कितने सारे निर्णय, इतना आसान नहीं था, इतने बड़े चैलेंज थे ये, लोग छूते नहीं है। कई बार कहीं ऐसा ना हो जाए छूते छूते हवन करते हुए कहीं अपना हवन ना हो जाए, ऐसा होता है और राजनीति में बहुत होता है। हवन करते करते अपना ही हवन हो जाता है और पता भी नहीं लगता। उस हवन में आहुति देने वाले लोग बहुत होते हैं, लेकिन एक ऐसा मुद्दा समान नागरिक संहिता का, फिर लैंड जिहाद का, फिर बाकी जिहादों का, मैं उस चर्चा करने का समय नहीं है। समान नागरिक संहिता इतना आसान नहीं था। बहुत सारे ऐसे निर्णय थे जो मैं सूची सबको मालूम है, समय समय पड़ती है, जिसको छूना भी मुश्किल होता है। या तो वहां देश छू रहा है या यहां प्रदेश छू रहा है, देश भी छू रहा है। इसलिए इतने बड़े बड़े निर्णय हो रहे हैं और उस निर्णयों का असर आएगा और दिख रहा है। मैं तो पश्चिम में रोज देखता हूं, उन क्षणों को भी देखा है, कोविड को भी देखा है। मुझे कोविड में भी जाने का अमेरिका में असर मिला। उन कोविड के क्षेत्रों में जाकर भी वो देश जो सबसे बड़े शक्तिशाली देश हैं, उन देशों के लोगों ने मुझे कहा कि इंडिया इज इंडिया, ओनली इंडिया कैन डू दैट। India has given this philosophy of Vasudhaiv Kutumbakam, one world, one family. And I think India is the future. वो लोग अब समझने लगे हैं India is the future. Why India is the future? India is the future because we have our honorable Prime Minister in the country and our honorable Chief Minister in the state and our honorable Governor.
in the state. सरदारों की बात तो वैसे भी बड़ी निराली होती है। परसों में बोल रहा था, क्या क्या बलिदान किया है, कोई नहीं कर सकता। 9 साल का बेटा बाप को बोलता है, इस समय बलिदान की आवश्यकता, औरंगजेब सामने है, शासक सामने है। और उस समय औरंगजेब जैसा शासक, जहां कोई करुणा ही नहीं है, क्रूरता ही क्रूरता भरी थी। और उनके सामने बाप को बेटा बोलता है, पिताजी इस समय और किसकी आवश्यकता, अगर वतन को आवश्यकता है, धर्म को आवश्यकता है, इस समय आप जैसा कौन हो सकता है। 9 साल का बेटा गुरु गोविंद सिंह और अपने पिता को यह संदेश देता है। अब सोचिए तो सही। और उनके खुद के बेटे फिर चारों साहिबजादे चुने गए दीवारों में। 2 चुने गए, 2 को शहादत हो गई। वो शहादत किसी सियासत के लिए नहीं, किसी रियासत के लिए नहीं, किसी वसीयत के लिए नहीं थी। वो शहादत थी ह्यूमन राइट्स के लिए, वो शहादत थी संस्कृति के लिए, वो शहादत थी सबको बचाने के लिए। इसलिए मुझे लगता है समय की मर्यादा को देखते हुए आप हम सबके बीच में हैं, ये हिमालय का गौरव है। और आदरणीय मुख्यमंत्री जी, पुनः बस इतना ही कहूंगा, अपने तो फक्कड़ हैं, आपके लिए यही शुभकामनाएं हैं। आप दीर्घायु हो, दिव्यायु हो, इसी तरह से सारे झंझावातों को पार करते हुए इस प्रदेश को नेतृत्व देते रहे। मुझे याद है, हमें कोश्यारी जी ने कहा था एक बार, छोरा काम का है, छोरा पहाड़ का है। और वो बैठे हुए यहां पर, वो आए थे जब आप मुख्यमंत्री बने, परमार्थ आए थे, खिचड़ी खाते हुए बोले खिचड़ी बनवा दो। खिचड़ी खाते हुए उनका बस मुझे इतना ही है, यहां कोई खिचड़ी बनाने का प्रयास ना करे, यहां कोई खिचड़ी पकाने का प्रयास ना करे, बस इतना ही चाहिए। जब एक चुन लिया, मैं तो यहां तक कहना चाहता हूं बाकी पक्षों से भी, चुनाव से पहले दल होने चाहिए, लेकिन चुनाव के बाद प्रदेश होना चाहिए और देश होना चाहिए। इसी से देश का भला होगा, इसी से समाज का भला होगा। और पुनः आपके लिए मंगल कामनाएं करते हुए, और आज प्रकाश पंत जी को भी याद करते हुए, उस छोरी के लिए भी, अपनी छोरी के लिए मंगल कामनाएं देता हूं। धन्यवाद। अंतर्मन से आभार गुरुदेव, आपके आशीर्वचन से हम समादृत हुए। देवभूमि उत्तराखंड के सर्वांगीण विकास को समर्पित राष्ट्रीय फलक पर इसके गौरव की श्रीवृद्धि के लिए कर्मशील, उत्साही और ऊर्जावान प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय पुष्कर सिंह धामी जी अपने कर्तृत्व और नेतृत्व कौशल के लिए जाने जाते हैं। जैसा इन पुस्तकों के शीर्षक से स्पष्ट है, वे अपरिमित ऊर्जा और ऊष्मा के प्रकाश पुंज हैं, जो उत्तराखंड के उत्थान के लिए सतत कर्मशील हैं। उनका स्नेह मुझे मिलता रहा है, हम सबको मिलता है। मैं उनसे आग्रह करता हूं, कृपया आएं, हमें संबोधित करें। माननीय पुष्कर सिंह धामी जी। भारत माता की, भारत माता की। आज पुस्तक विमोचन के मुख्य अतिथि और जिन्होंने संपूर्ण जीवन भारत माता की रक्षा के लिए देश की सीमाओं को समर्पित किया है, ऐसे हमारे राज्य के राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह जी, कल की पीठाधीश्वर, और जो काफी लंबा सफर करके आज अपना आशीर्वाद देने के लिए हम सब के बीच में पधारे पूज्य आचार्य प्रमोद कृष्ण महाराज जी, और अभी अभी हमने जिनको सुना परमार्थ निकेतन के परमाध्यक्ष पूज्य चिदानंद जी महाराज, जिनका
मार्गदर्शन और मैं कहूं संरक्षण मुझे बाल्यकाल से ही प्राप्त हुआ और अनेक राज्यों में अपनी सेवाएं उन्होंने दी। उत्तराखंड में राज्य स्थापना से लेकर बहुत पहले से लगातार राज्य को गति देने का काम उनके माध्यम से हुआ। मेरे अभिभावक श्रद्धेय कोश्यारी जी, टपकेश्वर महादेव मंदिर के पूज्य संत कृष्णगिरी जी महाराज, विश्वेश्वर जी महाराज और सभी आए हुए सभी अतिथिगण, कल्पना जी, हमारे मंत्री आदरणीय गणेश जोशी जी, विधायक ब्रजभूषण जी, सविता जी, सभी यहाँ पर हमारे पार्टी के भी और विचार के भी और हमारे अधिकारीगण सभी विभिन्न विभिन्न क्षेत्रों में काम करने वाले सभी महानुभाव, मैं सबसे पहले तो आज के अवसर पर आप सभी का स्वागत करता हूँ, सबका अभिनंदन करता हूँ और बधाई देता हूँ इस पुस्तक की लेखिका। और सच में मेरा लेखिका से, संभावना से कोई परिचय नहीं था और मेरे को जब वो मिली तो उन्होंने मुझे कहा कि मैं एक पुस्तक लिखना चाहती हूँ। और मैं सच बताऊं तो मैंने उसको कभी बहुत समय दिया भी नहीं और ये मेरी माँ से कई बार मिलके आ गई। मुझे लगता है कि जितनी इसमें जानकारियां ज्यादा लिखी हैं मेरे को पता नहीं, मैंने अभी पुस्तक पढ़ी भी नहीं है। मेरी माताजी ने जितना इनको बताया होगा उस आधार पर इन्होंने पुस्तक का संकलन किया, लिखा और आज इसका विमोचन भी हो रहा है। और मुझे ये भी नहीं पता था कि महामहिम महोदय ने ये समय कब दे दिया। सच बताऊं तो मैं आज बहुत संकोच कर रहा था कि अब मुझे बाद में पता लगा कल ही कि पूज्य प्रमोद कृष्णम महाराज आचार्य जी भी आ रहे हैं, चिदानंद जी भी आ रहे हैं, श्रद्धेय कोश्यारी जी का भी नाम उसमें मैंने कल ही देखा रात को। मैं नैनीताल था, मैं सीधे वहां से आ रहा हूं। तो मैं सब बधाई जो है संभावनाओं को देता हूं और धन्यवाद करता हूं रूपा पब्लिकेशन व प्रभात प्रकाशन के प्रतिनिधियों का और आप सभी का कि आप सब आज इस अवसर पर यहाँ उपस्थित हुए और आप सब ने विशेषकर संभावना का प्रोत्साहन किया है। उसको चूंकि एक पुस्तक आज लिखी है इसने, आगे और बहुत सारी पुस्तकों का ऐसे संकलन करेगी और एक अच्छी वक्ता भी है, अच्छी कवि भी है, वो बहुमुखी प्रतिभा की धनी है। मैं दीदी आपका भी और सभी लोग, मनु जी आप भी दिखाई दे रहे हैं, सुरेंद्र मित्तल जी भाई साहब दिखाई दे रहे हैं, सबका धन्यवाद करता हूं। बस इतना ही मैं कहना चाहता हूं कि मैं, हाँ ये बिल्कुल सच है कि आचार्य जी की जब संभावना मेरे पूज्य पिताजी के बारे में और उनके नाम को यहाँ से ले रही थी तो सच में मेरे अंदर बहुत भाव आ रहे थे और ऐसा भाव मेरे अंदर इस बार पहली बार बहुत ज्यादा आया। मुझे लगा कि मैं जब अपने गांव गया जहां मैं पैदा हुआ और 4 साल का मैं था, वहां से इधर मतलब नीचे खटीमा आ गए तो मुझे बताया कि 12 घंटे पैदल चलना पड़ता था तब गाड़ी मिलती थी वहां से। अब मैं सोच रहा हूं कि मैं 4 साल का था, मैं 12 घंटे कैसे चलाऊंगा। तो फिर मुझे थोड़ी थोड़ी याद है, एक बार मैं जहां पैदा हुआ और जहां से मेरी माँ का मायका है वो कलानी छिना के पास है, एक नयाल गांव बोलते हैं वहां। तो वही अब 4 साल, उसी 4 साढ़े 4 साल जो भी होगा, जैसे गाय के पीछे बच्चे जाते ना, छोटे छोटे बछड़े, छोटे वाले जो दूध पीने के लिए माँ के पीछे पीछे दौड़ते रहते हैं, वैसे ही हम लोग दौड़ा करते थे। ऐसा जीवन था। और जाते जाते एक जगह एक कुटिया होती थी बाबा की, मतलब मैं पूरी तरह से नहीं लेकिन मुझे वो स्मरण हो रहा है कि कुटिया के पास एक छोटी सी गाड़ जैसी थी
नाला जैसा, गधेरा जिसको बोलते हैं, गाड़ गधेरे, गाड़ से भी छोटा था। पानी पीते थे, साफ स्वच्छ पानी आता था। शाम का समय होगा, माँ मायके जा रही थी, मैं भी पीछे पीछे जा रहा था। तो वो तो कूद मार के आगे को निकल गई, मैं कूद मारते समय मैं गिर पड़ा पत्थर, और पत्थर में मेरे सर में ये भी निशान है अभी भी, ये बचपन का निशान है मेरा। और कोई दवाई नहीं, कोई कुछ नहीं, उन्होंने अपनी धोती फाड़ी, मेरे सिर में बांध दिया, और एक जो है वहां पर बाद में निशान चढ़ा दिया, कहा कि भगवान इसको छल न लगे, न लगे, और मैं ठीक हो गया। मैंने कोई दवाई भी नहीं ली। तो मैं अभी जब ये हुआ कि सब जगह मैं चला गया हूँ, जगह जगह मेरी कोशिश रहती है कि अपने मित्रों के यहाँ भी जाऊं, महाराज जी आपके यहाँ भी आना है मुझे, आप बहुत दिनों से मुझे कह रहे हैं। मैं ऐसा मानता हूं कि ये जो कल की धाम है, कलिकाल के जितने दोष हैं उनको मुक्त करने का एक बड़ा धाम है, इसलिए वहां तो आना ही है। तो जब मैं वापस वहां पहुंचा इस बार, तो मैंने कहा कि लगभग 4 साल कुछ महीने मुझे हो गए हैं इस जिम्मेदारी में काम करते हुए, मैं अपने जन्म स्थान पर नहीं पहुंच पाया। तो इस बार मैंने मन में सोचा, जौलजीबी का मेला है और वहां से 5-7 मिनट 10 मिनट लगते हैं, पहले मैं वहां जाऊंगा और वहां से फिर मेले में आऊंगा। तो मैं यहां से दिन भर कार्यक्रम करते करते एक दिन में मैंने 5 जिलों को छुआ। पहला कार्यक्रम प्रातःकाल देहरादून में किया, देहरादून के बाद दूसरा कार्यक्रम मैंने ढालवाला ऋषिकेश में एक स्कूल है, उस स्कूल के एनुअल फंक्शन में था, मैं वहां गया। तीसरा कार्यक्रम मैंने नैनीताल में एक काया आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज बना है, उद्घाटन था, उसमें गया। फिर जहां से मैं आजकल विधायक हूं चंपावत का, वहां 2-3 कार्यक्रम करते हुए मैं 7वें 8वें कार्यक्रम में रात में करीब 8 साढ़े 8 बजे उधम सिंह नगर, जहां मेरी माँ रहती है खटीमा में, वहां उसके आसपास करते हुए लगभग 10 बजे में पहुंचा। रात में 10 बजे पहुंचा। तो मैं 2-3 चीजें करता हूं आजकल। शाम को मैं 6 बजे के बाद कुछ खाता नहीं हूं, ये मैंने छोड़ दिया, आप भी जानते ही हैं। लेकिन ये थोड़ा सा इसमें ढिलाई या इसमें चीटिंग कहते हैं, कि गवर्नर साहब चीटिंग ही बोलते हैं ना इसको। तो ये मैं माता जी के यहाँ जाकर कर लेता हूँ, क्योंकि फिर वो इंतजार करती रहती हैं कि इसने खाना नहीं खाया होगा, ये नहीं खाया होगा। नहीं खाऊंगा तो उनको भी अच्छा नहीं लगता। तो मैं रात में 10 बजे उनके साथ थोड़ा 1-2 रोटी खाने के लिए बैठा। तो मैंने कहा कल मैं वहां जा रहा हूँ गांव में, तुझे भी चलना है? अरे नहीं नहीं, आप कहाँ जाऊंगी, मैंने सबको मना कर दिया, फिर तू यहाँ से जाएगा हेलीकॉप्टर से, फिर मैं कैसे आऊंगी वहां से। मैंने कहा वो सब छोड़ो, अब चलना है। तो पुरानी जो महिलाएं हैं, मैं थोड़ा इसलिए भी ये बात कह रहा हूं कि मैं उनके जीवन संघर्षों को, जो उन्होंने इतना सामना किया होता है, वो राती में बिल्कुल तैयार हो गई। और अभी वैसे बहुत समय लगता है कई बार, महिलाएं जब कहीं जाने के लिए अपनी तैयारी करती हैं। तो माता जी, हमें 8 बजे निकलना था, वो 7 बजे मैंने पूछा ऊपर, तो बोले माता जी बिल्कुल तैयार हैं। मैं उनको लेके जब गया और मंदिर में जाने से पहले सीढ़ियों में चढ़ रहे थे, तब मुझे पता नहीं ऐसा लगा कि मेरे आंसू निकल जाएंगे। मैंने उनका हाथ पकड़ लिया, चूंकि सीढ़ी ऊपर को थोड़ा जाना था। मैंने कहा कहीं ऐसा ना हो कहीं गिर जाए। हालांकि वो स्वस्थ हैं बिल्कुल, क्योंकि उन लोगों ने घास भी काटा है, भैंस भी पाली है, गाय भी पाली है, खेत का काम भी किया है, घर का काम भी किया है, सभी प्रकार की चीजें की है। क्योंकि जो सेना में होते हैं, जिनके परिवार के लोग, उन घरों में सब कुछ काम महिलाओं को करना होता है। तो मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि मैंने सोचा कि मैं इस गांव में कहां पैदा हुआ। घर माता जी दिखा रही थी, उनको भी ठीक से याद नहीं था, क्योंकि 45 साल हो गए छोड़े हुए वहां से आए हुए। तो कुछ नहीं दिख रहा था, सारा वहां घर था वहां पर, लेकिन मतलब दूर से थोड़ा सा ऐसे 100-200 मीटर ऊपर से।
तो मैंने कहा कहाँ, मतलब 12 घंटे पैदल चलना पड़ता था वहां से रोड पर आने के लिए। तो भगवान की कौन सी इच्छा थी, कहाँ पैदा करा, और कोई नियोजन था, कोई उसकी योजना थी, उसकी योजना के अनुसार काम हुआ। और सच बताऊं तो सेना में सेना के साथ और सेना को देखते हुए और पूज्य पिताजी को देखते हुए छुट्टी आते थे, फिर बड़े हुए देखा कि अनुशासन ये कूट कूट कर भर गया। इसलिए मैं जब पहले शुरू में इस जिम्मेदारी में आया तो बहुत जगह कार्यक्रमों में जैसे 10 बजे का टाइम दिया होता था, मैं 10 बजे पहुंच गया 2-3 बार। तो उनकी तैयारी नहीं थी वहां पर। एक दिन तो प्रधानमंत्री आवास योजना का कार्यक्रम था यहीं काशीपुर में, 10 बजे का टाइम दिया था पूरा शेड्यूल के हिसाब से। मैं 10 बजे पहुंच गया तो उन्होंने कहा साहब आप 1 घंटा पहले आ गए। मैंने कहा 1 घंटा पहले, ये टाइम तो 10 बजे लिखा। बोले 10 बजे का मतलब हमेशा 11 बजे होता है। तो मैंने कहा हम इस धारणा को भी बदलेंगे। तो आप ऐसा करिए कि पूजा पाठ होती है ना, पहले ये कुछ करेंगे, इसके हवन पूजन जो भी करना है आप ये करिए, इतने में लोग आ जाएंगे। तो ये काम शुरू किया तो अब जो है, और ऊपर से सोने पर सुहागा हो गया हम लोगों के लिए कि आप यहां आ गए। जिस अनुशासन के लिए सेना जानी जाती है, तो अब हमारे यहाँ ये हो गया है कि अगर कार्यक्रम का समय 10 बजे दिया है तो कार्यक्रम 10 बजे प्रारंभ हो जाएगा। और मैं एक बात लास्ट में कहकर अपनी बात समाप्त करूंगा। मुझे कुछ बोलना नहीं है आज, कुछ बोलना नहीं है। मैंने केवल चूंकि पुस्तक लिखी, थोड़ा संभावना ने कुछ बोला तो मेरे मन में भाव आ गया। नहीं तो मैंने सोचा था कि मैं केवल आप सबका धन्यवाद करूंगा आज यहाँ से। मैंने जीवन में कभी ये नहीं सोचा कि मैं कुछ बनूंगा। हाँ, लेकिन मेरे अंदर जीवंत उष्मा ये जरूर थी कि मैं कुछ करूंगा, और इसी को हमने अपने जीवन का ध्येय बनाया। इसको लेकर आगे बढ़ रहे हैं। आज हमारे प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में, उनकी प्रेरणा से, उनके सहयोग से, जो उन्होंने हर बार एक बात को दोहराया है कि 21वीं सदी का ये तीसरा दशक उत्तराखंड का दशक होगा। और सच में मुझे लगता है कि उनके जो शब्द हैं वो सामान्य शब्द नहीं थे, और उस शिव की प्रेरणा से और शिव के धाम में ही निकले हुए शब्द थे। और उसके बाद वो हर बार, जितनी बार उत्तराखंड आए, हर बार उन्होंने इस बात को हम सबको स्मरण करवाया या याद दिलाया कि कहीं हम उस रास्ते पर चलते रहें। और उसका परिणाम हुआ कि उन्होंने 5 नवंबर 2021 को पहली बार कहा। उसके बाद जैसा पूज्य चिदानंद जी ने भी कहा, अभी 5 धामों के बारे में आचार्य जी ने कहा, हमने यूसीसी यहाँ लागू कर दिया, हमने सख्त नकल का कानून राज्य के अंदर बना दिया, अनेक हमने कानून और बना दिए, दंगा रोकने के कानून, धर्मांतरण रोकने के कानून। और विकास के मामले में भी आज उत्तराखंड सतत विकास के लक्ष्यों को प्राप्त करने में भी देश में पहले स्थान पर आ गया। फाइनेंशियल मैनेजमेंट में, उसमें भी राज्य के प्रथम श्रेणी के जो राज्य हैं उन राज्यों में आ गया। नवाचार अनेक प्रकार के हो गए। अभी खनन जैसे सेक्टर में भी हमको जो है 100 करोड़ रुपए करके 200 करोड़ रुपए की धनराशि प्रोत्साहन के रूप में अच्छा काम करने के लिए केंद्र की सरकार ने हमको दे दिया। और मैं अभी सोशल मीडिया की एक दिन वर्कशॉप में था, तो मैंने सोशल मीडिया वालों से कहा कि एक बार आप सब लोगों से मैं कहना चाहता हूं कि आप लोग ये मैंने गवर्नर साहब की प्रेरणा से कहा कि उत्तराखंड में पहली बार क्या क्या हुआ है। जैसे राष्ट्रीय खेल भी हुए, G20 का आयोजन भी हुआ, डिजास्टर में अनेक काम हुए, अनेक हॉर्टिकल्चर, एग्रीकल्चर, हमारी यात्रा के संबंध में अनेक सारे निर्णय, मतलब मैं इसको बोलूंगा तो बहुत लंबा हो जाएगा। मैंने कहा एक बार जरा लिस्ट बनाइए आप लोग, और मैंने 50-60 चीजें वो तुरंत उनको गिनाई शुरू में। तो इस प्रकार से ये हजारों के हजारों नवाचार हुए हैं, और आगे भी आप सबके आशीर्वाद से, भगवान की प्रेरणा से सब आगे बढ़ेगा। मैं एक बार फिर से आप सभी का बहुत दिल से आभार व्यक्त करता हूं। आप सब लोगों ने समय दिया,
अपना आशीर्वाद दिया और इस बच्ची का विशेष रूप से मनोबल बढ़ाया। हमारी बहन बेटी, मेरी बेटी यहाँ बहुत प्रयास करके उसने काम किया है। मैं एक बार से उसको बहुत बधाई और शुभकामनाएं देते हुए अपनी बात समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। हार्दिक आभार माननीय पुष्कर जी भाई साहब। आप ऐसे ही ऊर्जा के साथ प्रदेश का नेतृत्व करते रहें और प्रगति पथ पर इसे अग्रसर करें, हमारी शुभकामनाएं। भारतीय सेना में यशस्वी करियर के उपरांत देवभूमि उत्तराखंड के माननीय राज्यपाल बने लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह कुशल रणनीतिकार, उत्कृष्ट प्रशासक और राष्ट्रभाव से अनुप्राणित विभूति हैं। अपने दीर्घ अनुभव के आधार पर वे प्रदेश के युवाओं और जन सामान्य को प्रेरित कर उन्हें राष्ट्र निर्माण के पथ पर प्रेरित कर रहे हैं। उनका बहुत आशीर्वाद और सानिध्य मुझे मिलता रहा है। मैं बहुत सम्मान के साथ माननीय राज्यपाल जी को आमंत्रित करता हूं, कृपया अपने उद्बोधन से हमारा मार्गदर्शन करें। माननीय राज्यपाल गुरमीत सिंह जी। जय हिंद। आज का दिन, आज का क्षण बिल्कुल अद्भुत है। आज पूरा परिवार इकट्ठा हुआ है और हमारी बेटी ने जो किया है, ऐसा लगता है कि जो बेटियां होती हैं वो डिवाइन गिफ्ट होती हैं, क्योंकि जब बेटी बोलती है तो वो सत्य, गहरी बात, प्रभु की बात, प्रकृति की बात बोलती है। तो एक एक शब्द जो इन्होंने किताब में लिखा है, मैंने तो इस किताब, दोनों किताबों को पूर्ण रूप से पढ़ा है और एक ही सिटिंग में पढ़ा है। इसके 13 चैप्टर, 296 पेजेस, जो मेरे को हिंदी का किताब है उसको पढ़ने का एक बहुत अद्भुत एक्सपीरियंस था। मुझे ऐसा लगा जैसे हमारे पूरे परिवार की आत्मा बोल रही है। यहां पर जब संभावना बोल रही थी तो हिंदी का एक एक शब्द ऐसा लग रहा था उनकी आत्मा से आ रहा है, और जब इंग्लिश में बोल रही थी ऐसा लग रहा था कोई एआई वाला बोल रहा है। और सच कहूं तो ये प्रभु का खेल है, ये ब्रह्मांड का खेल है। जब मैं शुरू में आया तो मैं किसी से बात कर रहा था, तो मैंने कहा ये पुष्कर जी जो है ना, ये शेर दा पुत है गए, शेर का बच्चा है, शेर का बेटा है। इनके पिताजी का नाम भी शेर सिंह धामी है। और देखिए ब्रह्मांड का खेल। जब मैं फौज में था तो मैं इनके पिताजी को मिला। इनकी जो यूनिट थी 5 महार, 15 महार, उसके अंदर एक ऑफिसर था जो मेरा एनडीए कोर्समेट था, तो मैं इनकी यूनिट में भी गया था। उसके बाद में प्रभु क्या खेल खेलता है कि जब मैं कर्नल बना तो बनबसा में आया और वहां पर 3 साल मैंने पलटन कमांड की, और 3 साल में ना जाने कितनी बार मैं पुष्कर जी के पिताजी को मिलता रहा। कभी कभी ऐसा लगता है कि ये पूरा खेल ब्रह्मांड का है, ये पूरा प्री डिस्टाइंड है पूरा, क्योंकि इनका जन्म 75 में हुआ। 2 साल बाद मैं 77 में अयोध्या में पोस्टिंग हुई मेरी, उत्तर प्रदेश में, प्रभु के घर में, प्रभु की नगरी में। फिर 94 में ये यूनिवर्सिटी में, 75 में यूनिवर्सिटी में गए। उसके 2 साल बाद बनबसा में आया, 3 साल वहां रहा। फिर ये मुख्यमंत्री बने और इमीडिएटली फिर मेरी पोस्टिंग यहीं पर हो गई। ऐसा लगता है कि ये ब्रह्मांड का एक बहुत आत्मिक खेल है। इनका नाम कितना सुंदर है,
प्रभु ने इनको इनके नाम के अंदर में ही एक टास्क दिया हुआ है, पुश करो, कार्य को पुश करो, कर्म योगी का काम करो। इनके नाम में जो कर है वो कर्म योगी की भूमिका का सबसे बड़ा आदेश है। और जो धाम, जो 5 धाम हैं, उसके साथ में जो आई जुड़ा हुआ है ना धाम के साथ में, वो इनकी पर्सनालिटी है धामी की। और ऐसा लगता है कि मैं देख रहा था कि ये जो किताब है इसके अंदर में पुष्कर धामी लिखा है, सिंह नहीं लिखा है, लेकिन ये जो पगड़ी डाली है ना वो सिंह का काम कर रही है। ये जो संभावना ने कार्य किया है ये सचमुच परिवार ही कर सकता है और कोई नहीं कर सकता है। क्योंकि कभी कभी ऐसा लगता है कि रात गई बात गई, अगर हम किसी चीज को अंकित नहीं करते हैं, डॉक्यूमेंट नहीं करते हैं, और आज के जमाने में जब सोशल मीडिया मिस इन्फॉर्मेशन, डिसइंफॉर्मेशन, फॉल्स, फेक, इन चीजों में बिलीव करता है, इस समय में साहित्यकार की नजर से अंकित करना बहुत जरूरी है, क्योंकि कहानी पूरी प्रेरणा की है। मेरी वाइफ बोलती है प्रेरणा कौन है, कैसे बताऊंगी ये प्रेरणा कौन है? ये वो प्रेरणा है जो आपको बताती है कि आपने अगला कदम क्या लेना है। हमारे युवाओं को, हमारे परिवार को जो प्रेरणा के रूप में मार्ग और दिशा देने वाली है, ये इसके लिए बहुत जरूरी है कि हम पुस्तक लिखें। कभी कभी ऐसा लगता है कि जैसे पुष्कर जी ने बहुत सुंदरता से बोला कि जब उनका जन्म हुआ पिथौरागढ़ में, वो संघर्ष का एक पीरियड था। मैं इमेजिन कर सकता हूं कि एक सूबेदार साहब, उनका परिवार, क्योंकि मेरे पिताजी भी सूबेदार थे, और किस प्रकार से जो हमारी महिलाएं हैं वो संघर्ष करती हैं, किस प्रकार से पिता अपने सैनिक यात्रा के अंदर में अपने बच्चों को डिसिप्लिन, सेल्फ कंट्रोल, विल पावर, कर्म योगी की भूमिका देते हैं। ये जो उनका जीवन है जिसके अंदर में पिथौरागढ़ से खटीमा में आना, खटीमा से लखनऊ जाना, और उस रूम 119 के अंदर में सब कुछ सीखना। मैं अभी हाल ही में लखनऊ यूनिवर्सिटी गया था, तो जो मेरे साथ थे वो बता रहे थे कि कहां था इनका हॉस्टल, कहां पर इन्होंने किया था। क्योंकि ये जीवन के एक दिशा, एक मार्ग, ये अपने आप से तय करता है कि आप किस तरफ जा रहे हैं। कभी कभी ऐसा लगता है कि ये हम सबके लिए एक बहुत बड़ी मोटिवेशन है कि इन्होंने अपनी स्टडीज एक आंगनवाड़ी स्कूल से शुरू की, इन्होंने खटीमा के विद्यालय में किया, और उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में सागर में, जहां इनके पिताजी की पोस्टिंग हुई, वहां पर, और बहुत सुंदर तरीके से संभावना ने इन सब चीजों को पिरोया है, पूरे जीवन को पिरोया है। उसके बाद में थारू इंटर कॉलेज खटीमा के अंदर में आना। ऐसा लगता है कि जब आपके अंदर में एक आग है, एक पैशन है, एक लगन है, प्रभु का आशीर्वाद है, तो एवरीथिंग इज पॉसिबल। आज तो मैं सोच रहा था कि संभावना का इंग्लिश वर्ड क्या होता है। संभावना तो इंग्लिश में पॉसिबिलिटीज एंड प्रोबेबिलिटी ही बनता है। और सचमुच जीवन में ये जो सबक है कि आप अपनी मेहनत करते जाइए, संभावनाएं, पॉसिबिलिटीज अपने आप आती रहेंगी। फिर एक दिन समाज और परिवार ऐसी संभावना को जन्म देगा जो आपके उर्मे किताब लिखेगी। एक ताली हो जाए जोर से हमारी बेटी के लिए, संभावना की। 5 चीजें हैं जो मुझे ऐसा लगता है कि पुष्कर जी में सबसे अलग हैं।
जो हम सब के लिए सीखने की जरूरत है। पहला है, एक फ्रंट लाइन लीडर क्या होता है। फ्रंट लाइन लीडर वो होता है जहां पर भी प्रॉब्लम है उस पॉइंट के ऊपर में पहुंचना। मुझे याद है 6 अक्टूबर की रात एक जोर से क्लाउड बर्स्ट हुआ और उसी रात में वो उस इलाके में पहुंच गए। मुझे याद है दिवाली के दिन जब सिलक्यारा की टनल की प्रॉब्लम हुई, वहां पर 400 घंटे 440 लेबर, और उनको किस प्रकार एक एक अपना क्षण वहां पर फ्रंट लाइन पर जाकर कार्य करना। मुझे याद है वो जोशीमठ, बुखार था इनको, लेकिन वहां पर गए भूस्खलन के उस क्षण के ऊपर में। मुझे याद है थराली का, किस प्रकार उनकी आत्मा अंदर से तड़प रही थी कि मैं उनके पास कैसे पहुंचूं। वेदर खराब, हेलीकॉप्टर लैंड नहीं कर सकता है। जो थराली में हुआ, यही लीडरशिप है, यही फ्रंटलाइन लीडर है जिसकी आत्मा दिल धड़कता है कि मैं उनके साथ उस घड़ी में पहुंचूं। ये सबसे बड़ा सबक पुष्कर जी से दिखाई देता है। दूसरा है उनके संस्कार, उनका सेल्फ डिसिप्लिन। सुबह का जहां पर भी जाते हैं, सुबह उठकर उनका ट्रैक सूट, उनका मफलर, वो चाय, वो सबको मिलना। आज सुबह भी यही कर रहे थे। ये जो एक अंदर से एक प्यार है, मैं अपने परिवार को मिलूं, मैं उनसे बात करूं। इनफैक्ट एक मैं बहुत टचिंग सी बात आपको बताने वाला हूं। ये संस्कार उनको उनके दादा खीम सिंह जी से मिले, उनके पिताजी से मिले। उन्होंने इनको इतना सुंदर से अपने आप उसको डेवलप किए, और यही उनके दोनों पुत्रों के अंदर में दिखाई देता है। मेरे को जो बड़े वाले हैं, उनके पुत्र उधर हॉस्टल में है, मैं उनके प्रिंसिपल को मिला। मैंने बोला कैसा कर रहा है, मैं उसकी प्रोग्रेस के ऊपर में ध्यान रखता रहता हूं। तो उन्होंने कहा कि प्रिंसिपल ने कहा, सर उनके इस बच्चे के संस्कार बहुत तगड़े हैं। कहता है कि एक दिन मैं गया सुबह में, वो प्रैक्टिस कर रहा था बैडमिंटन की, टेबल टेनिस की, और जब मैं पास में गुजरा, वो आके मेरे चरणों को उन्होंने स्पर्श किया। तो ऐसा लगता है इतने सुंदर संस्कार, इतने सुंदर मूल्य सिद्धांत, हमारी सांस्कृतिक सभ्यता के दिए हुए ये जो पाठ है, ये उनमें सबसे गहरा है। ये हम सबको वी नीड टू लर्न दिस फ्रॉम हिम। एक और उनके अंदर में बहुत बड़ी एक क्वालिटी है, एबिलिटी टू लिसन। गुरु नानक देव जी कहते हैं, सुनिए दुख पाप का नाश। उनमें सुनने की शक्ति बहुत अलग है। He got ability to hear you. I think ये जो उनकी क्वालिटी है, यही है कि ये जो 1064, 1095 है, उसमें खुद सुनते हैं प्रॉब्लम किसी की। ताली मारिए तो जोर से मारिए। एक और क्वालिटी, जो चौथी क्वालिटी बहुत सुंदर है, बोल्ड हैं, डिसीजन लेते हैं, हार्ड डिसीजन लेते हैं, और सरप्राइज चेक, जमीन पर चेक करना कि हॉस्पिटल में ठीक चल रहा है, आईएसबीटी में ठीक चल रहा है, स्टेशन पर ठीक चल रहा है, दुकान में ठीक चल रहा है। ये जो क्वालिटी है, टू सी द थिंग्स ऑन द ग्राउंड, ये सबसे आउटस्टैंडिंग क्वालिटी है। और आपने तो देखा जब प्रोटेस्ट हुआ, प्रोटेस्ट की टूल किट ही ऐसी होती है कि ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन उस टूल किट में आज तक कभी नहीं हुआ कि टॉपेस्ट लीडर वहीं पहुंच जाता है, बताओ क्या प्रॉब्लम है। ये जो फ्रंट लाइन लीडर वाला कार्य है, ये तभी आता है जब आपके नाम के अंदर में पुश भी हो और कर भी हो।
और सबसे जो प्यारी इनके अंदर में क्वालिटी है, जो मैंने खुद देखा है, ह्यूमिलिटी है, नम्रता है, साधारणता है, हार्ड वर्क है। मैं तो सबको ये बोलता हूं कि गुरु नानक जी के अंदर में 4 क्वालिटीज थी जो हम सब में होनी चाहिए। पहला साधारणता, दूसरा इनोसेंस, मासूमियत, तीसरा नम्रता और चौथा करुणा। और मैं देखता हूं कि पुष्कर जी में ये चारों क्वालिटी भरपूर हैं। ये तो मैं दिल से बोल रहा था, आत्मा से बोल रहा था। मैंने स्क्रिप्ट भी लिखा है और स्क्रिप्ट से जरूर पढ़ना चाहिए। यह जो पुस्तक है, यह एक केवल आज जो हुआ है ये सिर्फ लोकार्पण नहीं है, बल्कि एक ऐसी ऐतिहासिक परंपरा का उत्सव है। वी मस्ट सेलिब्रेट दिस। सेलिब्रेट का मतलब ये है दैट वी मस्ट बी ब्रांड एम्बेसडर। इसका जो संदेश है वो पूरा परिवार को पहुंचना चाहिए। और सचमुच कहूं तो ये जो किताब है, ये विचार, संस्कृति और नेतृत्व को एक सूत्र में पिरोती है। दिस कंबाइंस द 3 रिस्पॉन्सिबिलिटीज टुगेदर। ये नाम संभावना मुझे बहुत अच्छा लगा, लेकिन इंग्लिश में जब पढ़ रहा था, जो पहला वाला पोर्शन है SAMBHA, वो सांबा वाला थोड़ा डरावना था, लेकिन कभी कभी लगता है कि समाज और परिवार में अनेक संभावनाएं जन्म लेती हैं। कितना सुंदर लिखा है, समाज और परिवार में अनेक संभावनाएं जन्म लेती हैं, परंतु संभावना नाम की इस प्रतिभाशाली युवा लेखिका ने यह सिद्ध कर दिया है कि वह केवल एक नाम नहीं बल्कि एक जीवंत शक्ति है। और सचमुच आपने जो धामी जी के जीवन को शब्दों में ढालकर उन्हें ये प्रमाणित किया है कि जब संभावना कर्म बनती है तो वह साहित्य के आकाश में उज्जवल नक्षत्र बनकर चमक उठती है। मेरे को तो ये सेंटेंस पढ़कर ही इतना अच्छा लग रहा है। किसी राज्य का, दिस इज ए फैक्ट एंड ए डीप ट्रूथ, किसी राज्य का बौद्धिक स्तर तभी ऊंचा होता है जब उसकी युवा पीढ़ी साहित्य, विचार और संस्कृति के प्रति निष्ठा रखती है। हमारी तो महिलाएं, उत्तराखंड की नारी शक्ति और उत्तराखंड की बेटियां पूरे विश्व में सबसे अलग हैं। और आज ये संभावना ने प्रूव कर दिया है कि हमारी नारी शक्ति, महिला शक्ति और बेटियां किस स्तर की हैं। देवभूमि उत्तराखंड की इस प्रतिभाशाली बेटी संभावना ने अपनी युवा व्यवस्था में ही जिस परिपक्वता, जिस एक्सपर्टाइज, जिस सिंसियरिटी से शोध, गंभीरता और जिस संवेदनता, हाउ डू यू प्रोनाउंस इट, जिस सेंसिटिविटी से, जिस उस पावर से परिचय दिया है, वह सराहनीय ही नहीं बल्कि प्रेरणादायी भी है। आई एम डीपली इम्प्रेस्ड विद यू संभावना, एंड माय पूरे परिवार की तरफ से आपको बहुत बहुत मुबारकबाद। अगर आप इस किताब को पढ़ेंगे, जैसे मैंने ऑलरेडी पढ़ लिया है 296 पेजेस, तो आप पाएंगे कि ये धामी जी के बाल्यकाल, छात्र जीवन, लखनऊ में संघर्ष के दिनों और राजनीतिक उत्कर्ष को जिस सेंसिटिविटी से और जिस अश्योर्डनेस से लिखा है, वो अपने आप बहुत ही सुंदर लेख है। हम सबको एक प्रेरणा की जरूरत होती है, और खास तौर पर जो हमारे 9 डिस्ट्रिक्ट हैं, पर्वतीय डिस्ट्रिक्ट, उनके लिए ये प्रेरणा बहुत जरूरी है कि हम पर्वतीय ग्राम से प्रमुख जो यात्रा है हमारी, जिसके अंदर में संघर्ष है, धैर्य है, सेवा
और आत्मविश्वास की जरूरत है। मुझे बहुत खुशी है कि ये जो एग्जाम्पल हम सब के लिए है पुष्कर जी का, दिस विल बी ए मोटिवेशन फॉर एवरीबॉडी फ्रॉम उत्तराखंड कि आप जीवन में क्या अचीव कर सकते हैं। मेरे लिए सचमुच ये बहुत मेमोरेबल मोमेंट है, क्योंकि मैं शुरू से ही कहता आया हूं कि डॉक्यूमेंटेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। भारत ने अपने कॉन्स्टिट्यूशन को डॉक्यूमेंट किया है, गुरु नानक देव जी ने गुरु ग्रंथ साहब को डॉक्यूमेंट किया है, हमारी रामायण, महाभारत, गीता, बाइबल, कुरान सब डॉक्यूमेंटेड है। इसलिए जरूरी है दैट हमको अपने सोच, विचार और धारणाओं को अंकित करना चाहिए। एक बात पक्की है कि ये जो साहित्य की विशिष्टता है, यह केवल घटनाओं से नहीं होती है, लेकिन ये युगों को सहेजता है। दिस डिसाइड्स द इरास, द डिकेड्स। ये जो क्षण हमने दिए हैं, जो मैंने अपनी आंखों से देखा है, जो अनुभव किया है, जो G20 के बाद में चेंजेस आई हैं, जो ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के बाद में हमने देखा, हम तो बहुत मासूमियत से सोच रहे थे कि ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में 1 लाख करोड़ का MOU होगा, लेकिन देखिए वो मेहनत, वो क्लियर प्लानिंग, वो निष्ठा, पूरी दुनिया ने हमको 3.5 लाख करोड़ का MOU दिया। उसमें से 1 लाख करोड़ तो ऑलरेडी ग्राउंडेड है। हमने देखा कि सिलक्यारा का एग्जाम्पल क्या पूरी दुनिया को हमने दिया। आपको तो मालूम है कि वर्ल्ड की डिजास्टर कांग्रेस यहीं पर हुई थी। आपने तो देखा कि वर्ल्ड की आयुर्वेद कांग्रेस भी यहीं हुई। आपने तो देखा कि किस प्रकार क्रेडिबिलिटी और डिपेंडेबिलिटी के आधार के ऊपर में नेशनल गेम्स यहीं पर हुए हैं। जो भी उत्तराखंड ने एक अलग ही रुख लिया है, मुझे बहुत खुशी है कि इस दौरान जो 33 पॉलिसी बनी, उसने हमारा पूरा प्लानिंग पैरामीटर्स को चेंज किया है। ये जो वक्त चल रहा है ना, ये ट्रांसफॉर्मेशन और मॉडर्नाइजेशन का वक्त है। ठीक कहा पुष्कर जी ने। मैं भी उसी क्षण केदारनाथ बाबा के प्रांगण में था जब माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि 21वीं सेंचुरी का तीसरा दशक उत्तराखंड का दशक है। और ऐसा लगता है कि ये आज जो ब्रह्मांड का खेल हुआ है, जिसके अंदर में हमारे आचार्य प्रमोद कृष्णम जी आए हैं, वो श्री कल्की से आए हैं। ये जो कल्की भगवान का रूप है, जिसने ऑलरेडी जन्म ले लिया है, जो भारत को एक अलग ही दिशा के अंदर में ले जाने के लिए तैयार हैं। मुझे तो ऐसा लगता है कि भगवान कल्की के आशीर्वाद से हमको विश्व गुरु होने से कोई नहीं रोक सकता है। और उस सोच को, उस श्री कल्की की सोच को संभालने के लिए संबल में जो आचार्य जी बैठे हुए हैं, उनका यहां आना भी एक बहुत सुंदर संदेश है। जो परमार्थ, जीवन में परम अर्थ क्या है, प्रकृति से प्रेम कैसा होना चाहिए, पूरी दुनिया को योगा का संदेश कैसा देना है, ये पूजनीय चिदानंद जी ने जो ये बेड़ा उठाया है हम सब के लिए कि किस प्रकार गंगा मैया के तट पर बैठकर पूरी दुनिया में उत्तराखंड का और भारत का जो ध्वज है उसको किस प्रकार फहराना है। ये ऐसा लग रहा है कि आप दोनों का इधर आना, इस पुस्तक का होना, ये पूरा ब्रह्मांड का एक बहुत बड़ा खेल है। मुझे बहुत खुशी है भगत जी, कोश्यारी जी यहां बैठे हुए हैं। उन्होंने जो, कभी कभी ऐसा लगता है कि प्रभु दृष्टि से, भगवान की दृष्टि से जो इन्होंने उस समय पुष्कर जी को ट्रेनिंग देना शुरू किया, आशीर्वाद देना शुरू किया, आज वो पौधा किस प्रकार पूरे राष्ट्र का सबसे बड़ा मान और सम्मान बन रहा है। आपको बहुत बहुत धन्यवाद भगत जी। आपने जो पूरे जीवन की मेहनत
आज क्या फल लाई है और पूरे परिवार में किस प्रकार से एक खुशी दी है। जो उत्तराखंड ने पूरे विश्व के अंदर में एक आपदा का एग्जाम्पल दिया है वो बिल्कुल अलग है। किस प्रकार से आपदा को हैंडल करना है। मुझे ऐसा लगता है कि हम आज उस स्थिति पर पहुंचे हैं कि दुनिया में जहां पर भी आपदा होगी वो सबक सीखने हमारे पास ही आएंगे। और इस महीने के आखिर में भी एक इंटरनेशनल हो रही है जिसके अंदर में हमारी सोच विचार थी कितने आएंगे, लेकिन 55 कंट्रीज के रेप्स आ रहे हैं बिकॉज वो सीखना चाहते हैं उत्तराखंड से, वो शिव जी की धरती से सीखना चाहते हैं कि किस प्रकार आपदा को हैंडल करना है। वी बिकम द नंबर 1 एग्जाम्पल इन द एंटायर वर्ल्ड कि माउंटेन एरिया में, हिमालयस में किस प्रकार आपदा की सिचुएशन को डील करना है। मुझे बहुत खुशी है कि बहुत सुंदर प्लानिंग के आधार के ऊपर में नकल विरोधी कानून, समान नागरिक संहिता और बहुत सुंदर पॉलिसीज बनी हैं। मुझे सौभाग्य है ये प्रभु का, ये शिव जी का, वाहिगुरु का, गुरु नानक देव जी का आशीर्वाद है कि इन सब के ऊपर में मेरे ही साइन हुए हैं। और साइन होने से पहले उसका विश्लेषण करना, उसको 360 डिग्री से देखना, उसको चेक करना कि संविधान, राष्ट्र, समाज और हर भारतीय के लिए वो ठीक है कि नहीं ठीक है। और मुझे बहुत खुशी है इस बात की कि इस नई सोच ने पूरे भारत में वो लीड दी है उत्तराखंड को। आज के दिन में एसडीजी में उत्तराखंड नंबर 1 है। आज के दिन में ब्लड डोनेशन में भारत में उत्तराखंड नंबर 1 है। आज के दिन में टीबी उन्मूलन के अंदर में उत्तराखंड नंबर 1 है। आज के दिन में जिस प्रकार से इकोनॉमिक प्रोग्रेस की है, नंबर 1 है। न जाने कितने ऐसे नंबर 1 है और कितने ऐसे नंबर 1 लाइन में लगे हुए हैं जो बनने के लिए। और मुझे ऐसा लगता है कि आज की ये जो पुस्तक है, आज का जो परिवार इकट्ठा हुआ है, आज हमको संकल्प लेने की भी जरूरत है कि हम इस मार्ग के ऊपर में, इस दिशा के ऊपर में किस प्रकार संकल्प लें। एक बड़ा अच्छा सेंटेंस लिखा है, आई मस्ट रीड इट। मेरी वाइफ ने बोला था ज्यादा मत बोलना, पर कुछ एक चीजें हैं जो बोलनी बहुत जरूरी होती है। वाइफ को याद करना बहुत जरूरी होता है। वो परिवार का बहुत बड़ा स्तंभ होती है। यह पुस्तक केवल घटनाओं पर का संकलन नहीं है, बल्कि उत्तराखंड की राजनीतिक परंपरा, उत्तराखंड की राजनीतिक परंपरा, उसकी सांस्कृतिक आत्मा, उसके संघर्ष और उसके उभार की एक सुसंगत जीवन गाथा है। अगर दिल कर रहा है ताली मारने का तो बताइए। अपने परिवार में कोई शक शंका नहीं होनी चाहिए। अंत में, अंत और संत दोनों एक जैसे ही वर्ड होते हैं और यहां साधुगण हैं, तो आज मैं पूरे परिवार की तरफ से संभावना पंथ को साधुवाद देता हूं कि आपने इतना सुंदर कार्य किया है। और पूरे परिवार की तरफ से आपके उज्जवल भविष्य के लिए अपनी और पूरे परिवार की मंगल कामनाएं प्रेषित करता हूं। यू डन अस प्राउड संभावना, यू डन अस, एक जोर से ताली हो जाए। इस पुस्तक में जिन्होंने भी योगदान दिया है, आप जहां जहां गई हैं, आई थिंक आई लाइक टू express our thanks, sincere thanks to each one of those who helped you in the entire process. अंत में
वो कागज ही गुम गया जहां लिखा था अंत में। परिवार बड़ा खुश होता है, अगर कोई गलती करो ना बड़ा खुश होता है परिवार। आज न जाने क्यों ऐसा लग रहा है कि मैं अपने परिवार से ही बात कर रहा हूं, मैं अपनी आत्मा से ही बात कर रहा हूं, मैं अपने आप से ही बात कर रहा हूं, और ये क्षण प्रभु के आशीर्वाद से ही मिलते हैं। मैं आज एक बार फिर हर एक आत्मा जो यहां पर प्रेजेंट है आपको धन्यवाद देना चाहता हूं। ये जो परिवार इकट्ठा हुआ है इसमें अधिकारीगण भी हैं, इसमें पूरा प्रदेश का रिप्रेजेंटेटिव भी है, और मैं चाहूंगा कि ये जो प्रथा है कि आमतौर पे क्या होता है कि हम जीवन में, हमारी एक कमजोरी है, समाज की कमजोरी है कि हम आभार, प्रशंसा और धन्यवाद नहीं देते हैं, संकोच करते हैं, घबराते हैं किसी को प्रशंसा करने में, आभार देने में और धन्यवाद देने में। लेकिन आज जो ये दो पुस्तक लिखकर हम सब ने इकट्ठा आभार दिया है खीम सिंह जी को, आभार दिया है शेर सिंह जी को, आभार दिया है पूजनीय माता जी को, आभार दिया है उस उत्तराखंड की सोच, विचार और धारणा को जो गांव में जन्म लेती है और फिर एकदम सूर्य की तरह जीवंत ऊष्मा के रूप में आकर राष्ट्र, समाज और हर भारतीय के लिए कार्य करती है। अंत में 3 शब्द, पहले पूरे ब्रह्मांड की तरफ से प्रणाम, आत्मा से नमस्कार और राष्ट्र की तरफ से जय हिंद।